Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we will read the content where variety of credit arrangements, example of a village. That is the part of the third chapter of economics, money and credit. Let's start the topic. Rohit and Ranjan had finished reading about the terms of credit in class. क्लास में रोहित और रंजन ने टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पढ़ा जैसे आपने अभी अभी टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पढ़ा. They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे अपने एरिया में क्रेडिट अरेंजमेंट्स को जानने के लिए. मीन्स कि लोन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इस बात को जानने के लिए उनमें ज़्यादा रुचि थी. Who were the people who provided credit? उनका ये क्वेश्चन है कि कौन लोग हैं जो हमारे एरिया में लोन प्रोवाइड करवाते हैं. Who were the borrowers? कौन लोग हैं जो ये लोन लेते हैं. What were the terms of credit? और टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हैं उस लोन की. They decided to talk to some people in their village. उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने गांव के कुछ लोगों से मिलेंगे इस बात को जानने के लिए कि ये सब ताकि वो इन सब क्वेश्चंस के आंसर सर्च कर सकें. रीड व्हाट दे रिकॉर्ड. आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया. 15 नवंबर 2006 की बात है जब उन्होंने विजिट किया एक अपने नियर बाई विलेज में जो कि सोनपुर नाम का है और ये बिहार में सिचुएटेड है. We head directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. हम सीधे उन खेतों में गए जहाँ पर ज़्यादा किसान और मज़दूर लगे हुए थे. और एक ही समय पर एक ही दिन के अंदर जब इन्होंने विजिट की उस समय पर उन्होंने ऐसे खेतों को चुना जहाँ पर ज़्यादातर किसान और वर्कर्स लोग लगे हुए थे अपने अपने काम पर. द फील्ड्स आर प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप्स. और खेतों में उस समय पर आलू की खेती की गई थी. वी फर्स्ट मीट श्यामल, अ स्मॉल फार्मर इन सोनपुर, अ स्मॉल इरिगेटेड विलेज. एक छोटा सा गांव जिसमें अच्छी भली पानी की सिंचाई की सुविधा है और वहाँ पर श्यामल नाम के छोटे किसान से वो मिले. तो अब यहाँ पर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि श्यामल एक छोटा किसान है तो वो किस टाइप से अपना लोन अरेंजमेंट करता है, कैसे अपनी लैंड को कल्टीवेट करता है और कैसे अपना लोन रिपे करता है या नहीं करता या किस किस से उसे मदद मिलती है. नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे बेटा कि एक जो मीडियम फार्मर की बात है अरुण की कि वो लोन कहाँ से लेता है और वो कैसे लोन को रिपे करता है, उसे किस इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है. इस थर्ड कॉलम में आप देख पाएंगे बेटा रमा नाम की एक ये जो है एग्रीकल्चरल लेबरर है और वो दूसरों के खेतों पर काम करती है और उससे भी उसका काम बड़ी मुश्किल से चलता है. उसकी लाइवलीहुड का एक ही सोर्स है वो है डेली वेजेज. और इसमें भी कई बार उसे स्पेशल अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए अदर पर्सन से लोन लेना पड़ता है और किन किन लोगों से वो हेल्प लेती है और कैसे उसको चुका पाती है या नहीं चुका पाती वो सब हम अब पढ़ने जा रहे हैं. तो आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को. श्यामल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन्स फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 15 एकर्स ऑफ लैंड. श्यामल ने बताया कि हर सीजन में उसे क्या करना पड़ता है, अपनी 15 एकड़ ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है. टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ समय पहले, ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ. कुछ समय पहले वो क्या करता था, गांव के ही एक साहूकार से लोन लेता था यानी कर्ज उठाता था, पैसे उधार लेता था 5% ब्याज की दर पर जो कि 60% पर एनम हो जाता है यानी प्रति वर्ष के हिसाब से 60% की रेट पर उसे मिलता था. फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों के लिए श्यामल जो है कोशिश कर रहा था एग्रीकल्चर जो एक ट्रेडर था उससे लोन लेता था जो कि इसको 3% रेट पर जो है पर मंथ के हिसाब से लोन दिया करता था. पहले वो लेता था एक ट्रेडर से, एग्रीकल्चरल जो ट्रेडर था उससे लोन लेता था 3% इंटरेस्ट रेट पर मंथ के हिसाब से. लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो प्रॉब्लम क्या थी वो अभी बताएंगे हम आपको. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit. शुरुआत में इससे जो क्रेडिट लिया जाता था ट्रेडर से
तो उससे शुरुआत में खेती की सारे इनपुट वो अरेंज करता था, यानी बीज लाना, खाद लाना या पानी की व्यवस्था करना, इस टाइप से सारी फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल करता था उसी उधार लिए हुए पैसे से, विच इज़ टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। और इस लोन को वो चुकाता था जब फसल पक जाती थी, फसल तैयार हो जाती थी, तो उसको बेचकर वो अपना लोन रिपे कर देता था, किसको? ट्रेडर को। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई? Besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him. सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं मिलता था इस ट्रेडर को, बल्कि इसने एक वादा भी ले रखा था, किससे? शामल से, कि वो अपनी फसल सिर्फ उसी को बेचेगा। उसको बाउंड कर दिया कि वो अपनी फसल मार्केट में नहीं बेच सकता। दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली। तो इस तरीके से ज़्यादा पैसा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता था वो व्यापारी जो कि लोन देता था। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेज आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, क्योंकि फसल के बाद क्रॉप्स के रेट जो है लो चले जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। द ट्रेडर इज एबल टू मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट ए लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स। और इससे प्रॉफिट वो कमाता था ट्रेडर, वो फार्मर्स से लो प्राइस में रेट में फसल ले लिया करता था, एंड देन सेलिंग इट लेटर, और इसे बाद में बेचता था जब मार्केट रेट हाई हो जाते थे। इससे उसको ज़्यादा मुनाफा होता था। और बाद में क्या किया इसने, श्यामल ने, जब देखा कि मैं तो बाउंड हो गया हूँ और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उसने बाद में हाई इंटरेस्ट रेट पर जो है मनी लेंडर से ये जो है लोन लेना शुरू किया, ताकि वो इसके चंगुल से बच सके। लेकिन यहाँ भी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, जिसको चुका पाना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। नेक्स्ट पैसेज के अंदर देखिए बेटा, वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। हम बाद में अरुण से मिले जो कि निरीक्षण कर रहा था एक खेत के मजदूर का काम का, यानी कि खेत में एक मजदूर लगा रखा है, वो कैसे काम कर रहा है उसको सुपरवाइज करने की काम कर रहा था अरुण। अरुण हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड। अरुण के पास 7 एकड़ की लैंड है। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन। ये सोनपुर गांव के कुछ ऐसे लोगों में से था जिसने बैंक से लोन उठाया हुआ था, यानी पैसा उधार लिया हुआ था, और इस पर इंटरेस्ट रेट जो था वो 8.5% पर एनम के हिसाब से था, एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और 3 साल में कभी भी वो उसको चुका सकता था। देखिए यहाँ 8.5% पर एनम है और यहाँ पर 60% पर एनम है, तो काफ़ी कुछ एक ज़मीन आसमान का जो फ़र्क होता है वो दिखाई दे रहा है। कैन बी रिपेड एनी, और ये इसको सिर्फ 3 साल में कभी भी दे सकता है, जबकि ये जब भी डिमांड करेंगे या प्रेशराइज करेंगे ये पर्सन इसको, तो इसको देना पड़ता है। श्यामल को मजबूरी में फिर उनको ही फसल बेचनी पड़ती है, या फिर जो है जब भी उनकी डिमांड होगी पैसे को रिटर्न करने की तो वो उसको करना पड़ेगा, जबकि ये 3 साल में कभी भी इसको चुकता कर सकता है जब उसके पास मनी सरप्लस होगी। अरुण प्लान करता है कि वो अपना लोन रिपे कर देगा अपनी फसल बेचकर, क्रॉप का एक हिस्सा बेचकर, और बाकी जो क्रॉप है पोटैटो की उसकी वो कोल्ड स्टोरेज में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिजर्व करके रख देगा, और उस पर भी एक फ्रेश लोन लेगा। बैंक को वो क्या देगा, यहाँ पर एक बात आई थी कोलेट्रल की, तो कोलेट्रल के रूप में वो बैंक को जो उसने अपनी एक प्रोडक्शन रखी है कोल्ड स्टोरेज में उसकी रिसिप्ट देगा, जिसके अगेंस्ट उसको लोन पास किया जाएगा। द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। और बैंक ये फैसिलिटीज उन फार्मर्स को देते हैं जिन्होंने पहले भी क्रॉप पर लोन लिया हुआ है। अगर वो एक लोन वो मतलब चुका देते हैं और दूसरा लोन फिर लेते हैं, तो ऐसे में बैंक उनको इजीली इस टाइप के लोन पास कर देते हैं। अब है नेक्स्ट रमा। रमा एक नेबरिंग फील्ड में काम करती है। शी वर्क्स एन एग्रीकल्चरल लेबरर। तो आप देखिए कि ये भूमिहीन मजदूर है, यानी इसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। देर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज़ नो वर्क। साल में कई महीने ऐसे भी आते हैं जब रमा के पास कोई काम नहीं होता। एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। और अपने रोज़ाना के खर्चों को पूरा करने के लिए उसे पैसा उधार उठाना
पड़ता है। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, जब अचानक से कोई घर में बीमारी आ जाती है या घर में कोई फंक्शन होता है तो उसको लोन लेने पड़ते हैं, यानी पैसा उधार उठाना पड़ता है। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर, रमा को किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? अपने एम्प्लॉयर पर, यानी जिस खेत पर वो काम करती है। और वो कौन है? अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर, एक मध्यम वर्गीय ज़मीन का मालिक है, यानी एक मध्यम ज़मीन वाला एक किसान है सोनपुर का, जो कि क्रेडिट उसे देता है, यानी अपने खेतों पर काम करवाने के एवज में वो उसको पैसा उधार देता है। द लैंड ओनर चार्जेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, लेकिन वो भी फ्री में नहीं देता, वो उसको ऊपर 5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ये मंथ के हिसाब से बेटा याद रखिएगा, बहुत काफ़ी कुछ डिफरेंस है। जब मंथ और ईयर की बात आती है तो डिफरेंस यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है। रमा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर, और रमा कैसे वो लोन चुकता करती है? उस लैंड ओनर के खेतों पर काम करके। मोस्ट बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रिपेड, यहाँ पर ये कहा गया है कि कई बार उससे फ्रेश लोन दोबारा से लेना पड़ जाता है, जबकि वो दूसरा पिछला वाला जो लोन है वो रिपेड किया जाता है उससे पहले, यानी वो पिछला लोन रिपे करने से पहले ही उसे एक और लोन की जरूरत पड़ी तो वो भी उसे उठाना पड़ेगा। एट प्रेजेंट शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000, अभी अभी उसने अपने जो जिसके खेत पर वो काम कर रही है उससे 5,000 रुपये उधार लिए हैं। दाऊ द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, और इसी वजह से, क्योंकि वो पिछला लोन भी नहीं दे पाई और नया लोन उसने ले लिया, तो वो जो लैंड ओनर है वो थोड़ा सा अपसेट सा रहता है, उससे खुश नहीं है। शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड, वो लगातार उसके खेतों पर काम करती है क्योंकि उसे हर टाइम उससे ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती हुई दिखाई देती है। इस लोन के लिए वो उस पर डिपेंड है, इसलिए वो उसके खेतों पर काम करती है। Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employers, और रमा ने हमें बताया कि सोनपुर में अगर कोई उधार दे सकता है तो वो सोनपुर के जो लैंड ओनर हैं, जो कि दूसरे लोगों को काम देते हैं, वही दे सकते हैं। तो आपने ये 3 स्टोरी एक ही गांव की पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा, ये कंटेंट दिया हुआ है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? ये भी एक गवर्नमेंट सेक्टर की सोसाइटीज़ होती हैं, यानी ग्रुप होते हैं, जो कि समटाइम्स गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, समटाइम्स ये जो लोग होते हैं वो अपने पर्सनल भी ग्रुप बनाकर इस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करते हैं। बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर कोऑपरेटिव्स। अगर बैंक की बात करें तो बैंक तो सरकारी होते ही हैं, आजकल तो खैर निजी और प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बैंक होते हैं इनके अलावा यहाँ पर जो है गांव के अंदर किसानों की और ग्रामीण इलाकों में आम आदमी की मदद करने के लिए, उनके यहाँ पर चीप क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए, यानी सस्ता पैसा उधार देने के लिए सस्ती दर पर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। Members of a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas। इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर कुछ खास एरियाज़ के अंदर अपना सेविंग वहाँ पर जमा करवाते हैं, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे की को वो कोऑपरेट कर पाएँ। There are several types of cooperative possible such as farmers cooperatives। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार के ग्रुप बनाए गए हैं जिन्हें कोऑपरेटिव्स कहा गया है। फार्मर्स कोऑपरेटिव्स किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी, वीवर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि पर्टिकुलर इसके वही मेंबर होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। कृषक कोऑपरेटिव जो होती है वो किसी गांव में इस्टेब्लिश की जाती है, काम करती है, लेकिन ये सोनपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी सोनपुर इससे ज़्यादा दूर नहीं है, या इसके आसपास वाले गांव में इस टाइप की कृषक कोऑपरेटिव जो एक इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश हुई है। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर। इसके 2300 किसान जो हैं सदस्य बने हुए हैं। और इट डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल द कोऑपरेटिव इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये क्या करती है? अपने ही मेंबर्स से पैसा लेती है, यानी सेविंग करते हैं वो लोग इसमें,
विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल, और इस पैसे को कोलेट्रल के रूप में यूज करके कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंस्टीट्यूशन होती है वो बैंक से एक बड़ा अमाउंट में लोन पास करवाती हैं। बैंक से कोऑपरेटिव सेक्टर की ये सोसाइटीज लोन ले लेती हैं। दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स, और ये जो फंड आता है, जो पैसा आता है बैंक से लोन के रूप में, उसको ये अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज ए लोन। वंस दीज लोन्स आर रिपेड, जब ये लोन पे रिपे हो जाता है यानी किसान लोग पैसा वापस कर देते हैं, अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग कैन टेक प्लेस, तो दूसरी बार उनको लोन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी एक बार पैसा उनको चुकाना पड़ता है, उसके बाद दूसरा लोन पास किया जाता है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स ऑफ द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और कृषक कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करती हैं, किस चीज़ के लिए लोन देती हैं? खेती के सारे औजार लेने के लिए, लोन्स फॉर कल्टीवेशन और बीज वगैरह बोने के लिए, और एग्रीकल्चरल ट्रेड यानी कृषि से संबंधित व्यापार को शुरू करने के लिए, फिशरी लोन्स मछली मत्स्य पालन जो उद्योग होता है उसके लिए भी लोन देती हैं। लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घर बनवाने के लिए भी लोन पास करती हैं, एंड फॉर ए वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेज, और दूसरे अलग अलग प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए कृषि कोऑपरेटिव अपने जो फार्मर्स लोग हैं उनकी मदद करने के लिए लोन पास करती हैं। तो आपने देखा कि कितने अलग अलग प्रकार के सोर्सेज से जो क्रेडिट है वो लिया जा सकता है इन रूरल एरियाज। हालांकि एक इनफॉर्मल सेक्टर तो बना ही रहता है, वो तो आपको पता ही है, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और हमारे नेबर्स होते हैं। लेटेस्ट वर्क दीज आउट, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, आप देखिए। लिस्ट द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर, सोनपुर में अलग अलग कौन से सोर्सेज से क्रेडिट मिलता है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स काम कर रही हैं, एक तो ये लिखा जा सकता है, दूसरा मनी लेंडर लिखा जा सकता है, ट्रेडर्स लिखे जा सकते हैं, और मीडियम और स्मॉल लार्ज फार्मर्स से भी लोन लोग लेते हैं। अंडरलाइन द वेरियस यूजेज ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर इन द अबव पैसेज, अब आपको ये बताना है कि सोनपुर में जो ये पैसा उधार लिया जा रहा है वो किन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्वियस है कि एग्रीकल्चरल लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, उसके इनपुट्स को कंप्लीट करने के लिए, वाटर इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए, और अदर एक्सपेंसेस जो कि डोमेस्टिक लेवल पर होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये लोग इस टाइप का लोन उठाएंगे, या फिर इससे जुड़े एग्रीकल्चर से और इसकी अलाइड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए इस टाइप का क्रेडिट लिया जाता है। Compare the terms of credit for the small farmer, the medium farmer and landless agricultural worker in सोनपुर। सोनपुर में देखिए 3 टाइप के लोग होते हैं, एक तो स्मॉल फार्मर्स हैं, दूसरे मीडियम फार्मर्स हैं, तीसरे लैंडलेस लेबरर्स हैं। तो इन तीनों में ये आपने पीछे अभी पढ़ा था 3 स्टोरी, तो यहाँ से कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि किसका कितने % जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है। Why will Arun have a higher income from cultivation compared to श्यामल? देखिए श्यामल के पास ज़्यादा ज़मीन है और इसके अलावा अरुण के पास कम ज़मीन है, इसके बावजूद भी अरुण की इनकम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम चार्ज हो रहा है उससे, अरुण का, और दूसरा वो कभी भी उसको पे कर सकता है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं है, वो बाउंडेड नहीं है कि वो अपनी फसल बैंक को ही देगा, और वो मार्केट रेट पर कभी भी बेच सकता है जिससे कि उसे ज़्यादा मुनाफा होगा या प्रॉफिट होगा। जबकि श्यामल की कंडीशन कुछ और है, उसे हाई इंटरेस्ट रेट पर तो लोन मिलता है, प्लस जो है वो बाउंडेड है कि उसे ट्रेडर को ही अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बेचना पड़ेगा, वो भी लो प्राइस पर जब वो ट्रेडर चाहेगा, यानी आफ्टर हार्वेस्टिंग जब भी ट्रेडर डिमांड करेगा उसे उसको देना पड़ेगा, और ऐसे में उसको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर यह ज़्यादा अरुण जो है इनकम अर्न कर रहा है। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको बताया गया है We have seen in the above examples that people obtain loans from various sources। पीछे आपने पढ़ा कि अलग अलग सोर्सेज से लोग लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। The various types of loans can be conveniently grouped as formal sectors loan और informal sector loans। तो अगर हम मेनली अगर हम बात करें कि हम किस सोर्स से क्रेडिट ले सकते हैं, वो सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल में गवर्नमेंट और उससे जुड़ी हुई एजेंसीज से लोन लिया जाता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे
फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मनी लेंडर्स भी हो सकते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और हमारे नेबर्स भी हो सकते हैं। तो ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। और इसमें ये बताया गया है इस ग्राफ 1 में, यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, कि भारत में ग्रामीण इलाकों में कहाँ कहाँ से लोन की फैसिलिटीज़ यानी गांव के लोगों को मिल रही हैं। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर? आप ही बताइएगा इस पाई चार्ट को देखते हुए कि सबसे ज़्यादा लोन फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं या इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। गिव मी आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपर, अब यहाँ पर बेटा आपको आरबीआई के फंक्शंस बताए गए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में कैसे हेल्प कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर कीजिएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। हमारे फॉर्मल जो सोर्सेज हैं लोन के, उसको ऑब्जर्व करने का काम, उसको सुपरवाइज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। जितना भी डिपॉजिट रिसीव करते हैं बैंक, उसमें से बहुत कम वो अपने पास रखते हैं ताकि वो डेली जो कस्टमर आते हैं मनी विड्रॉल के लिए उनको हेल्प कर सकें। द आरबीआई मॉनिटर्स दैट द बैंक्स एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस। आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि ये सारे बैंक जो हैं एक मिनिमम कैश बैलेंस बनाए रखें अपने पास, उस चीज़ को चेक करने का काम वो करता है। और सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस और ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। इसके साथ साथ जो आरबीआई है वो ये भी सुनिश्चित करता है और देखता है कि ये जो बैंक है वो सिर्फ ज़्यादा मुनाफा देने वाले उद्योग धंधे या व्यापारियों को ही सारा लोन ना दे दें, बल्कि जो छोटे किसान हैं, स्मॉल स्केल एंड इंडस्ट्रीज हैं और स्मॉल बोरोअर्स हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करवाए। यानी सभी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कुछ रेशो में सभी को जो है लोन प्रोवाइड किया जा सके, इस चीज़ को चेक करने का काम भी आरबीआई करता है। Periodically, banks have to submit information to RBI on how much they are lending। और आमतौर पर ये जो एक कुछ समय अंतराल के बाद ये सारे बैंक अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सेंड करते हैं कि उन्होंने कितना पैसा लोगों को उधार दिया, किसको उधार दिया, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट और कितनी ब्याज दर पर दिया, जिसकी वजह से आरबीआई को ये पता चलता है कि ये सभी बैंक सही से काम कर रहे हैं या सभी सेक्टर्स की ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ चेक हो जाती है। There is no organization which supervise the credit activities of the lenders in the informal sector। जबकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, तो वहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर के जो लेंडर्स होते हैं उनको चेक करने के लिए कोई भी मेन जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके। ये अपनी मर्जी से लोन देते हैं और अपनी मर्जी से लोन कलेक्ट करते हैं और अपने तरीके से ही करते हैं। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट, वो कितना भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं, दे चूज, जितना वो चाहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बेटा इनफॉर्मल सेक्टर को कंपेयर करके बताया गया है। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। अपने पैसे को वापस लेने के लिए वो चाहे जो भी तरीका अपनाते हैं लेकिन कोई भी उनको रोक नहीं पाता है। जबकि जो फॉर्मल सेक्टर होता है वहाँ पर बैंक किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, लेकिन एक लिमिट क्रॉस होने के बाद, जो कि लिमिट बैंक के द्वारा दी जाती है, उस लिमिट के बाद बैंक जो है को फ़ोन कॉल करता है या अपने तरीके से लोन जो है रिपे करने के लिए लोगों को मनाता है या समझाता है। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest rate on loans। अगर हम तुलना करें फॉर्मल सेक्टर की इनफॉर्मल सेक्टर के साथ, यानी औपचारिक और अनौपचारिक जो उधार देने वाले और लेने वाले के बीच में जो अगर हम तुलना करें तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ब्याज दर होती है इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी अनौपचारिक उधार देने वाले लोगों का ब्याज दर ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर जो फॉर्मल सेक्टर क्या होता है वो लेस इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। थस द कॉस्ट ऑफ द बोरोअर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। इस प्रकार जब एक व्यक्ति इनफॉर्मल सेक्टर से जब लोन लेता है और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर लेता है, तो उसे ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग
means a large part of the earning of the borrowers is used to repay the loan। ज़्यादा ब्याज दर पर पैसा उधार लेने का रिजल्ट क्या होता है कि जो ऋण लेने वाला है उसे बहुत ज़्यादा पैसा अपनी इनकम का लोन रिपे करने में देना पड़ता है, यानी उसका ज़्यादा पैसा यूज हो जाता है, यहाँ पर लोन रिपे करने में ही रह जाता है वो। हैंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स। इस प्रकार पैसा जिसने उधार लिया है उसके पास बहुत कम पैसा बचता है। एज वी सो फॉर श्यामल इन सोनपुर, जैसा कि हमने सोनपुर में श्यामल का केस पढ़ा था। इन सर्टेन केसेस, कुछ खास केसेस के अंदर हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर। कई बार ऐसा होता है कि जितना पैसा उसको उधार जो लिया है उसको वापस देने के लिए देना पड़ता है, उतनी इनकम तो बोरोअर की होती भी नहीं है। दिस कुड रमा इन सोनपुर, ये जो सिचुएशन है जिसमें डेप्ट बढ़ता ही चला जाता है, या आपने रमा का केस पढ़ा था जो कि एग्रीकल्चरल जो लेबरर थी, वो डेप्ट ट्रैप में फंसता चला जाता है क्योंकि पिछला लोन दे नहीं पाता और नए लोन लेने की नौबत आ जाती है। Also people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing। देखिए बेटा, यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर कोई अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है या अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, लेकिन वो पैसे उधार नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? उसे पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा जिससे कि वो उसको चुका नहीं पाएगा और उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कई बार लोग हिचकिचाते हैं कि उधार ना लेना पड़े, लेकिन खुद की जो कैपिटल ना होने की वजह से वो अपना बिजनेस या अपना जो एक्टिविटी है उसे अच्छे से रन नहीं कर पाते। फॉर दीज रीजन्स, इन्हीं कारणों की वजह से बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। जो बैंक हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्हें ज़्यादा पैसा उधार देने की आवश्यकता आ पड़ती है। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वो बढ़ा पाते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चीप रेट में जहाँ अपनी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं बैंक से लोन लेकर। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, वो अपनी फसलें उगाते हैं। डू बिजनेस, अपना बिजनेस चलाते हैं। सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अपने लघु उद्योग जो होते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको स्थापित करते हैं। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज, वो अपनी नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं या फिर गुड्स की ट्रेडिंग को अच्छे से चलाते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये एक लाइन आई है बेटा, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट किसी देश की डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर चीप और अफोर्डेबल रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर किसी को लोन दिया जाता है तो उससे वो जो है उसे रिपे करने की में आसानी होती है। दूसरा, अगर फार्मर्स को चीप और अफोर्डेबल रेट पर जो है लोन मिल गया तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आसानी से जो है ग्रो कर पाएगा और इसके अलावा वो इनफॉर्मल सेक्टर के डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेगा, उसे हाई इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा और जिसकी वजह से उसकी इनकम होगी। और अगर हम कहें बिजनेस को, तो बिजनेसमैन जब लेस और ये अफोर्डेबल रेट पर लोन लेते हैं इससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और उनके एक्सपेंसेस कम रहेंगे जिससे कि उनकी ग्रोथ होगी। अब इन दोनों की ग्रोथ होगी और पुअर पीपल को भी अगर चीप और अफोर्डेबल रेट पर जो है लोन मिल गया तो ऐसे में वो भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। कोई भी स्मॉल स्केल जो वर्क है या फिर अपना बिजनेस है वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे और अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बेटा आज आपको मैंने ये बताया कि कंपेयर करके फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है। एक तो मेजर 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे इस 2 पेजेस के अंदर, और एक ये जो लाइन नीचे दी गई है इसका भी क्वेश्चन बनता है तो जिसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। यहाँ तक बेटा आप लेसन को रीड कीजिएगा और इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लर्न कीजिएगा। थैंक यू।